हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे यूटिलिटेरियनिज्म। लास्ट सेशन में हमने किए व्यंजन के व्यू। व्यंजन के व्यू में उसके फीचर्स के देन क्रिटिसाइज किया। हमने क्या कहा? हमने कहा बेंथम ने जो थ्योरी दी है, जो उसने यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें उसने क्वांटिटी मैसर की। उसने कहा प्लेजर सबकी सेम होती है। उसने प्लेजर को किसके साथ काउंट किया? क्वांटिटी के साथ। वो कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, जितने ज्यादा लोग खुश होंगे उतनी ही यूटिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, क्वालिटी। कि क्वालिटी भी मैटर करती है। आपकी जितनी भी प्लेजर है, आपकी जितनी भी खुशी है, वो क्वांटिटी के साथ ही डिफाइन नहीं की जाती, बल्कि क्वालिटी भी हम उसमें देखते हैं। क्योंकि हर एक यूटिलिटी की, हर एक प्लेजर की, खुशी की क्वालिटी होती है। कुछ ज्यादा ड्यूरेबल होती है, कुछ कम ड्यूरेबल होती है। जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी की भी हायरार्की होती है। कोई क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और कोई क्वालिटी कम अच्छी है। तो क्वालिटी के ऊपर जे.एस. मिल ने अपने व्यू दिए। तो बेंथम की जो क्रिटिसिज्म थी, उसको जे.एस. मिल ने क्या किया है? रिफॉर्मुलेट किया है, नई थ्योरी दी है। तो पहले हम जे.एस. मिल के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन थे। तो उन्होंने बेंथम के व्यूज को कैसे क्रिटिसाइज किया। अब हम करते हैं जॉन स्टार्ट मिल के अर्ली लाइफ। इनका फुल नाम था जॉन स्टार्ट मिल। इनका जन्म होता है 1806 में। इनके फादर का नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल एंड बेंथम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जेम्स मिल भी खुद पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इकोनॉमिक फिलोसफर थे। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज लिखी हैं। तो जेम्स मिल के बेटे जे.एस. मिल, इन्होंने अपनी बेटी की स्टडी खुद कराई। उन्होंने अपने बच्चे को कभी स्कूल नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि इसकी स्टडी मैं खुद करवाऊंगा। तो जे.एस. मिल ने अपनी बुक यूटिलिटेरियनिज्म जो पब्लिश होती है 1863 में, उसमें अपने जे व्यू दे कि यूटिलिटेरियनिज्म होता क्या है। जो वे जर्मनी बेंथम थे, उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने उन्हीं को क्रिटिसाइज क्यों किया? उन्होंने क्रिटिसिज्म किए जो उनके बचपन से लेकर लास्ट तक, रिसर्च स्कॉलर तक उनके साथ रहते हैं। हर कुछ वो बेंथम से सीखते हैं या फिर मिल से सीखते हैं, लेकिन वो उनके व्यू के रिगार्डिंग ही उनके अगेंस्ट चली गई। ऐसा क्यों हुआ? पहले हम जे.एस. मिल की लाइफ देखते हैं। जेम्स मिल होम स्कूल थे। इनकी स्टडी किसके द्वारा कराई गई? उनके फादर और उनके फ्रेंड बेंथम के द्वारा। उन्होंने अपने बच्चे को कभी स्कूल नहीं भेजा। लेकिन उनका बचपन, जे.एस. मिल का बचपन बिल्कुल सही नहीं था, आम बच्चों की तरह नहीं था। उनको पढ़ने के लिए बुक्स दी जाती थी। छोटी सी एज में उनको एरिस्टोटल की बुक्स दी जाती थी कि आप ये बुक्स पढ़ो। बड़े बड़े ऑथर्स की बुक दी जाती थी, एडम स्मिथ की बुक्स दी जाती थी। तो जो हम ग्रेजुएशन में करते हैं, वो बुक्स उनको बचपन में दे दी गई। तो उनके फादर एंड बेंथम ने दोनों ने मिलकर उनकी स्टडी कराई। तो उन्होंने स्टडी से वो जब 4 साल के थे, तब उन्होंने दुनिया की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज सीख ली। जब वो 7 साल के हुए, तब तक उन्होंने लैटिन लैंग्वेज को भी सीख लिया। इट मीन्स क्या है? उन्होंने अपने बचपन में ही सब कुछ सीख लिया। बचपन में ग्रीक लैंग्वेज सीख ली, लैटिन लैंग्वेज सीख ली। वो आम बच्चों की तरह खेलते नहीं थे, सारा दिन पढ़ना ही होता था। वो हर टाइम पढ़ते रहते थे। और जब उनकी एज 13 इयर्स की हुई, तो वो कॉलेज ग्रेजुएट की तरह विद्वान हो गए। ऑल्दो वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन एक ग्रेजुएट जो 22 इयर्स का होता है, उसके इक्वल नॉलेज थी जब वो महज
13 इयर्स के थे। क्या आप कभी सोच सकते हो एक 14 साल का लड़का एक बुक भी पब्लिश कर सकता है? उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इसको पब्लिश कर दिया। मीन्स कितने बड़े ब्रिलियंट थे, कितने बड़े फिलोसफर थे जब उन्होंने बचपन में ही ये सब कुछ सीख लिया। महज 14 इयर्स की एज में अपनी फर्स्ट बुक भी पब्लिश कर दी। 14 साल का लड़का जो इतने बड़ा फिलोसफर बन चुका है, अपने व्यू दे रहा है रिगार्डिंग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके व्यू कितने ब्रिलियंट होंगे। उसने बचपन में बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पढ़ ली थी, इसलिए उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा वास्ट हो गई थी। जब बचपन का हीरा भी था जिसमें सिर्फ उन्होंने किसको फॉलो किया? जेम्स मिल को, अपने फादर को और बैंथम को, इन दोनों को ही क्या किया? स्टडी किया। जो जी कहते थे करते थे, उनकी तरह ही वो करते थे। इन दोनों से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनकी नॉलेज बहुत इंक्रीज होती गई। ये दोनों तो खुद बड़े रिसर्चर थे ही, तो उन्होंने क्या किया? अपने बेटे को भी रिसर्च में साथ इन्वॉल्व किया। अब मिल 14-15 साल के हो गए। उनकी लाइफ कैसी थी? उनकी लाइफ बहुत हैक्टिक थी। वो जॉब भी कर रहे थे, रिसर्च स्कॉलर भी थे, वो अपने फादर को, उनके फ्रेंड बैंथम को भी असिस्ट करते थे। मीन्स सारा टाइम पढ़ना, जॉब करना और फादर और उसके फ्रेंड को असिस्ट भी करना, सारा दिन इतना ज्यादा काम। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हैक्टिक हो गई, मोनोटोनियस हो गई। वो अकेले रहते थे, ना उनका कोई फ्रेंड था, किसी के साथ मिलना ना, कुछ भी नहीं था। तो कभी ना कभी इन चीजों का हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। यही इफेक्ट उन पर भी पड़ा। जब वो 21 इयर्स के हुए तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इट मीन्स वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। 21 इयर्स का लड़का डिप्रेशन में चला गया, जिसने 14 इयर्स में अपनी बुक पब्लिश कर दी, जो बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर बन गया, फिलोसफर बन गया। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ क्या थी? मोनोटोनियस थी, हैक्टिक लाइफ थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। अब डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल टास्क था। डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने पोएट्री पढ़ना शुरू किया। पोएट्री पढ़ने से उनकी लाइफ का विजन चेंज हो गया। उनको कुछ साल लगे डिप्रेशन से निकलने के लिए, लेकिन जब वो डिप्रेशन से बाहर आए तो उनका विजन ऑफ लाइफ टोटली चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। जो वो फादर ऑफ बैंथम को सब कुछ मान रहे थे, अब उनको क्रिटिसाइज करने लगे। उनके लाइफ की व्यू सब बदल गए। डिप्रेशन ने उनके ऊपर इतना इफेक्ट पाया कि वो मोनोटोनियस लाइफ से, हैक्टिक लाइफ से बिल्कुल बाहर निकल चुके। तो उनकी व्यू कैसे होगी? उन्होंने यूटिलिटेरियन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। कहती हर एक प्लेजर सेम नहीं होती, प्लेजर डिफरेंट होती है। तो वो फाउंडर ऑफ लिबर्टी बन गई। उन्होंने लिबर्टी को प्रेफर किया। कहते आजादी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, जो हम करना चाहते हैं वो कीजिए, करें। हम लिबरलिज्म पढ़ते हैं, लिबरलिज्म में नेगेटिव लिबर्टी पढ़ी थी। नेगेटिव लिबर्टी जो क्लासिकल लिबर्टी थी, उसमें जे.एस. मिल का सबसे बड़ा नेम था। पहले वही आते हैं जो लिबर्टी को प्रेफर करते। तो मिल भी कैसे बन गए? लिबरलाइज के फेवर में होगी। कहते चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर, एक इंसान को फ्रीडम चाहिए। उसकी फ्रीडम के साथ किसी भी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं कैसे मर्जी जीऊँ, डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। ना ही गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंटरफेयर करनी चाहिए एक ह्यूमन की लिबर्टी में। तो लिबर्टी कैसे व्यू किए होंगे? जब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, उनका व्यू चेंज हो गया था। उन्होंने पोएट्री पढ़ी, वो नेचर के इतने करीब चले गए, उन्होंने फ्रीडम को एंजॉय करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है? हम सब चाहते हैं हमारी नॉलेज वाइड हो। नॉलेज वाइड कैसी होगी? अगर आप डिस्कस करोगे,
तो डिस्कशन कैसे होगी? अगर मुझे फ्रीडम होगी, मैं कुछ भी अपने भी एक्सप्रेस कर सकूं। अगर मैं गलत होंगी तो मुझ में करेक्शन हो जाएगी। अगर मैं सही होंगी तो दूसरे पर्सन की नॉलेज वाइड होगी। तो वो क्या चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, जिस वजह से सब लोगों की नॉलेज इंक्रीज होगी। तो वो फेमिनिस्ट भी कहे जाते हैं। फेमिनिस्ट का मीनिंग क्या है? कि वो लेडीज की फ्रीडम की बात कर रहे थे। वो कहते हैं हर एक लेडी को फ्रीडम होनी चाहिए। उस टाइम मैन एंड वुमन, उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन था। 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उस टाइम तो यूरोप में भी लेडी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उनको भी राइट टू वोट नहीं था। अगर एक लेडी अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है, उसको ये भी राइट नहीं था कि वो उससे डिवोर्स तक ले सके। इट मीन्स क्या है? उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया गया था। तो जब जेएस मिल संसद के मेंबर बनते हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर बनते हैं, वो लेडीज के फेवर की बात करते हैं, उनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। कहते हैं मैन एंड वुमन बोथ आर इक्वल। तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसा? इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी उनकी लाइफ, जो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई थी बिकॉज ऑफ द नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटल डिप्रेशन। हम इस वीडियो में सिर्फ यूटिलिटेरियनिज्म की बात करेंगे, इन बाकी व्यू की नहीं बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी थी। उसमें सबसे फेमस बुक जो हमारे लिए यूटिलिटेरियन के लिए है वो है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको उन्होंने 1863 में पब्लिश किया था। यूटिलिटेरियन में मिल ने क्या एक्सेप्ट किया? ही एक्सेप्टेड दैट ह्यूमन इज अ pleasure seeking and pain avoiding animal। उन्होंने इस चीज को माना, जैसे उसके फादर और बेंथम मान रहे थे। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, ह्यूमन है, हम सारे एक्शन वो ही करते हैं जिससे हमें खुशी मिले और हमारे दुख कम हो। हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, खुशी को ज्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। हम हर एक काम वो करते हैं। जहां उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन क्रिटिसाइज क्या किया? ही रिजेक्टेड दैट ऑल प्लेजर्स आर क्वांटिटेटिवली इक्वल। सभी प्लेजर एक जैसी होती है। इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। कहते सबकी प्लेजर सेम नहीं हो सकती। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपको जो प्लेजर मिल रही है वो प्लेजर एक बच्चा है, वो गेम खेल रहा है, उससे भी सेम होगी? नहीं। कहते सबकी प्लेजर सेम नहीं होती। आप आइसक्रीम खा रहे हो, आप चॉकलेट खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, आपको जितनी खुशी मिल रही है, जितनी प्लेजर मिल रही है, उतनी ही प्लेजर आपको स्टडी करने से भी होगी। कि जो क्वांटिटी प्लेजर सेम है, तो जेएस मिल कहते हैं सबकी प्लेजर सेम नहीं होती। प्लेजर तो इनफैक्ट क्वांटिटेटिवली होती ही नहीं है। प्लेजर क्या होती है? प्लेजर इज डिफरेंट क्वालिटेटिवली। हर एक चीज की क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। प्लेजर को क्वालिटेटिवली नहीं माना जा सकता, इसको क्वालिटी के साथ माना जाता है। इसके लिए वो कहते हैं कि पोएट्री इज बेटर देन द पुशपिन। पुशपिन क्या है? उस टाइम की एक गेम थी जो यूरोप में खेलते होते थे। तो वो कहते हैं अगर एक बच्चा पोएट्री पढ़े और एक बच्चा पुशपिन खेल रहा है, तो आप बताइए कि प्लेजर क्या होगी? बेंथम क्या कहते हैं? दोनों की प्लेजर सेम है। लेकिन मिल कहते हैं कैसे प्लेजर सेम है? पोएट्री पढ़ने की प्लेजर डिफरेंट है, पुशपिन गेम खेलने की प्लेजर डिफरेंट है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। क्योंकि मिल तो भी पोएट्री पढ़ के ही अपनी लाइफ से, अपनी डिप्रेशन से बाहर आए थे। कहते जो पुशपिन की प्लेजर है वो क्वांटिटली लो है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए खुशी दे रही है। लेकिन जो पोएट्री पढ़ रहे हो, आपका विजन है बहुत इनलार्ज कर देती है, उससे आपको ज्यादा खुशी मिलती है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हो, आप लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हो, आप नेचर में चले जाते हो, जिससे आपकी खुशी बहुत ज्यादा होगी। तो क्वालिटी डिफरेंट होती है।
एक गेम खेलने की क्वालिटी और एक स्टडी करने की क्वालिटी दोनों डिफरेंट है। मान लो आप मोबाइल पर हो, आपने 1 घंटा मोबाइल पर गेम खेली और 1 घंटा आप स्टडी करते हो, दोनों की खुशी सेम होगी। आपने खुद भी देखा होगा, जब आप 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल पर गेम खेलते हो, उसके बाद आपके मन में रिग्रेट आता है, यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया ऐसी गेम खेलिए। लेकिन जब आप 1 घंटा 2 घंटा स्टडी करते हो, उसके बाद आपके मन में कितनी खुशी होती है, मैंने क्या सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए, मेरा विजन इनलार्ज हो गया, मुझे कुछ सीखने को मिला। आप कुछ नया सीखते हो, कुछ नया पढ़ते हो, कुछ नया समझते हो, आपका व्यू इनलार्ज होता है और मन में खुशी भी होती है। तो प्लेजर क्या सब सेम है? नहीं। तो हर एक की प्लेजर क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। इसलिए मिल क्या कह रही है, पोएट्री इज बेटर देन द पुष्पिंग। तो दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होगी। अगर आप पोएट्री पढ़ते हो क्वालिटेटिवली खुश हो, पुष्पिंग से आप क्वालिटेटिवली कम प्लेजर मिलती है। वो अपनी बात और क्या कह रहे हैं, इट इज बेटर टू बी अ सॉक्रेट्स dissatisfied than a satisfied fool। अगर आपके पास ऑप्शन हो, आप सेटिस्फाइड बनना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, लेकिन आप फूल हो, मूर्ख हो, लोग आपको मजाक उड़ाते हो, तो वो आप सेटिस्फाइड फूल बनना पसंद करोगे या फिर डिससेटिस्फाइड विद्वान बनना पसंद करोगे, अच्छे फिलोसफर बनना पसंद करोगे, एक सॉक्रेट की तरह बनना पसंद करोगे? ऑब्वियस यार, आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, सॉक्रेट बनना, अच्छा विद्वान बनना, और दो आप डिससेटिस्फाइड हो। लेकिन सॉक्रेट क्या होगा, उसके मन में बहुत ज्यादा प्लेजर है, उसके मन में भी बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने इतना कुछ किया है, उसकी नॉलेज वाइड की है। तो चाहे वो डिससेटिस्फाइड होगा अपनी लाइफ से, लेकिन उसकी नॉलेज को सलाम सभी करते हैं। तो आप सेटिस्फाइड फूल बनना प्रेफर नहीं करोगे, डिससेटिस्फाइड सॉक्रेट बनना प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी, प्लेजर की क्वालिटी डिफरेंट है। फूल की क्वालिटी, एक बच्चे मूर्ख है कोई, ठीक है, आप मूर्ख की बातों पर हंस रहे हो, वो कहेगा लोग मुझसे बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक फूल से आप इतना, एक मूर्ख से आप इतना सेटिस्फाइड हो कि आप उस जैसा बन जाओगे। एक विद्वान की बातें सुनते हो, आपको खुशी होती है, आप वैसा ही बनना प्रेफर करोगे, ना ही एक मूर्ख बनना प्रेफर करोगे। तो मिस आपकी चॉइस छोड़ दी जाए तो आपके लिए भी प्लेजर की डिफरेंट क्वालिटी होती है। तो वही बात मिल कह रही है कि अगर ह्यूमन को कि आपकी खुशी सेम है, वो कभी नहीं मानता। सभी खुशी डिफरेंट होती है, प्लेजर इज डिफरेंट। सॉक्रेट विद्वान बनने की खुशी अलग है, मूर्ख बनने से हम सेटिस्फाइड तो हो सकते हैं, लेकिन ऑल टाइम खुश नहीं हो सकते। उसको तो पता ही नहीं है कि लोग मुझ पर हंस रहे। तो वो कह रही है, ह्यूमन प्रेफर प्लेजर इन क्वालिटेटिव वे। ह्यूमन खुशी प्रेफर करते हैं, प्लेजर प्रेफर करते हैं, लेकिन किस वे से? क्वालिटेटिव वे से, ना कि क्वांटिटेटिव वे से। मुझे क्वालिटी चाहिए, ना कि क्वांटिटी चाहिए। क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। ऐसे तो आप एक आइसक्रीम खा लो, एक चॉकलेट खा लो, उससे भी आपको खुशी मिली। आप एक गेम खेल लो, गेम के एक लेवल क्रॉस कर ले, उससे भी खुशी मिल गई। क्या वो खुशी सच में आपके जो आपका एम है, टारगेट है, उसको अचीव करने के बराबर है? आपका टारगेट हमेशा सुप्रीम रहेगा, तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट है, और आपके गेम खेलने से आपकी खुशी डिफरेंट होगी। तो प्लेजर इज ऑलवेज डिफरेंट। ह्यूमन प्रेफर प्लेजर इन क्वालिटेटिव वे से आप खुशी प्रेफर करते हो। तो खुशी की क्या होती है? हाई होती है। हम लो एंड हाई, हम ये कह सकते हैं प्लेजर कोई लो होती है, कोई हाई होती है। ह्यूमन कौन सी प्लेजर प्रेफर करेगा? हाई प्लेजर प्रेफर करेगा। इसके लिए और तो आपको पेन भी बहुत होगी। आज के टाइम में आपकी नॉलेज वाइड करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, मैगजीन्स, पीरियोडिकल पढ़ने पड़ेंगे, और आपको बहुत सारा स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक विद्वान बनोगे। लेकिन आपकी वो खुशी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो जे व्यू जेएस मिलके कि जो खुशी होती है, ये सब सेम नहीं होती। ये क्या होती है?
क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। तो अगर हम एक पर्सन से पूछे वो क्वालिटी वाइज क्या प्रेफर करेगा, तो वो हाई क्वालिटी की प्लेजर को प्रेफर करता है। तो जेएस मिल ने क्या किया, यूटिलिटेरियन की बैंथम के व्यू की जो कमियां रह गई थी इसको पूरा किया, फुलफिल किया। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म बहुत ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट बन गया, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि एक ह्यूमन की एक्शन इन रियलिटी ऐसे क्यों बन जाते हैं। तो जेएस मिल के जो व्यू थे ये प्रैक्टिकल थे। जब हम इस दुनिया को समझते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो हम भी ये समझने लग जाते हैं कि हाँ, ये बात सबसे सही है कि ह्यूमन एक प्लेजर सीकिंग एनिमल है और पेन अवॉइडिंग एनिमल है। इसके लिए वो क्वालिटी को भी प्रेफर करता है, हर प्लेजर को। जब भी आप प्रैक्टिकली सोचोगे, आप भी वही काम करोगे जिससे आपको खुशी मिलती है। ये था जेएस मिल का बेसिक आइडिया अबाउट द यूटिलिटेरियनिज्म। विद दिस हमारा यूटिलिटेरियनिज्म खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।